हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फ्रेश न्यू सीरीज तथास्तु, जहां हम ईडीएम्स को अपने दिमाग में एकदम ओरिजिन के माध्यम से बिठा लेते हैं। तो आज है हमारे ईडीएम्स का डे 1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला ईडीएम है हमारा अ बैड पैच। अ बैड पैच का मतलब होता है अ डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट पीरियड ऑफ टाइम, यानी मुश्किल भरा समय, जो कठिनाइयों वाला दौर होता है उसे हम कहते हैं अ बैड पैच। इसका ओरिजिन क्या है? जैसे रोड पे क्या होते हैं, गड्ढे होते हैं, और ये एक ऐसा समय होता है जिसमें आपको ये रोड तो पार करना ही है। ये मुश्किल भरा समय होता है बिल्कुल, जिसमें दच्चुक बैठने के कारण क्या होता है, आपके कमर में दर्द हो सकता है, आपको गुस्सा आने लगता है। ठीक है, मुश्किल भरा समय है। तो इसका ओरिजिन है रोड पैच से, यानी गड्ढे वाला जो हिस्सा होता है रोड के अंदर, वहां से इस इडियम का ओरिजिन है। तो इसीलिए अ बैड पैच का मतलब होता है मुश्किल भरा समय या कठिन दौर। इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम। वाईफाई ऑफ ड्यूरिंग ऑनलाइन टेस्ट, बैड पैच। यानी ऑनलाइन टेस्ट देते समय अगर वाईफाई ऑफ हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, मुश्किल भरा समय हो जाएगा, यानी अ बैड पैच हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका दूसरा एग्जांपल। इमरजेंसी 1975-77 इज ऑफन रिमेंबर्ड एज अ बैड पैच इन इंडियन डेमोक्रेसी। यानी 1975 से 77 के बीच में जो इमरजेंसी लगाई गई थी, वो इंडियन डेमोक्रेसी में क्या मुश्किल भरा समय था, एक कठिन दौर था। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ईडीएम की तरफ। तो अगला ईडीएम है हमारा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है अ कॉज ऑफ क्वेरल और डिस्प्यूट, यानी झगड़े का जो कारण होता है, यानी विवाद का जो बीज होता है, उसे हम कहते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इस ईडीएम का ओरिजिन क्या है? तो ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर एक गोल्डन एप्पल हुआ करता था। उस एप्पल के लिए 3 रानियां आपस में लड़ा करती थी। तो उस एप्पल को किसका जड़ माना जाता था? झगड़े का जड़ माना जाता था। यानी एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का ओरिजिन क्या है कि ग्रीक माइथोलॉजी में 3 देवियां, लड़ाई का कारण क्या था? उनके बीच का झगड़े का बीज था वो शेप। इसीलिए एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? झगड़े का कारण या विवाद का बीज। इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम। लास्ट पीस ऑफ पिज्जा इन हॉस्टल बिकम्स द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड अमंग रूममेट्स। यानी पिज्जा का जो आखिरी पीस था वो हॉस्टल में जितने भी मित्र थे, जितने भी रूममेट्स थे, उनके लिए क्या बन गया? वो झगड़े का कारण बन गया कि मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। अब हम देखते हैं इसका दूसरा एग्जांपल। द कश्मीर इशू हैज अ लॉन्ग बीन एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच झगड़े का कारण क्या है? कश्मीर का इशू है। तो ये था हमारा दूसरा इडियम। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम है हमारा अ बर्ड्स आई व्यू। अ बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या होता है? अ ब्रॉड जनरल व्यू। यानी ऊपर से देखते हैं ना हम, जब ऊपर से देखते हैं तो हमें क्या मिलता है? पूरा का पूरा ओवरऑल व्यू भी मिलता है, यानी जनरल व्यू मिलता है, उसे हम कहते हैं अ बर्ड्स आई व्यू। इसका ओरिजिन क्या है? जैसे आप इस बर्ड को देख रही है, बर्ड क्या कर रहा है? बहुत हाई फ्लाई कर रहा है, बहुत ही ऊंचाई पर उड़ रहा है, जिसके कारण पूरा के पूरे एरिया का ये क्या कर सकता है? संक्षिप्त दृष्टि से देख सकता है, यानी शॉर्ट में ऊपर ऊपर से देख सकता है कि इस एरिया में क्या है, कैसे, क्या सारी चीजें हैं। तो बर्ड फ्लाइंग हाई, यानी देखता है ये सब कुछ ऊपर से नजर डालने पर। तो ऐसी दृष्टि को हम क्या कहते हैं? अ बर्ड्स आई व्यू। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। टीचर गेव अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ सिलेबस इन वन लेक्चर। यानी पहले लेक्चर में सिलेबस का बर्ड्स आई व्यू दिया। किसने दिया? टीचर ने। बर्ड्स आई व्यू का मतलब ऊपर ऊपर से दे दिया कि इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे। दूसरा एग्जांपल, सेंसस डेटा प्रोवाइड्स अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। यानी सेंसस डेटा जो है, यानी जनगणना जो है, वो क्या करता है? इंडिया की पॉपुलेशन का ऊपर ऊपर से जनरल व्यू देता है। तो अ बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या होता है? ऊपर से देख रहे हैं, यानी अ ब्रॉड और जनरल व्यू। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम है हमारा अ बी हाइव। अब बी हाइव का मतलब होता है अ वेरी बिजी प्लेस, यानी बहुत चहल पहल वाली जगह, जहाँ बहुत ज्यादा बिजी हो, बहुत व्यस्त जगह हो, उसे हम कहते हैं अ बी हाइव। इसका ओरिजिन क्या है? तो बी हाइव को आपने देखा होगा, यानी मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, वहाँ बहुत सारी मधुमक्खियां रहती है, और यहाँ बहुत ज्यादा क्या रहता है? चहल पहल रहता है, बहुत बिजी रहती है। तो बी हाइव में होती है हजारों मधुमक्खियां, जहाँ लगातार हलचल रहती है, यानी व्यस्त जगह रहता है। इसीलिए अ बी हाइव का मतलब अ वेरी बिजी प्लेस। एग्जाम्पल देखते हैं हम। कॉलेज कैंटीन इज ऑलवेज अ बी हाइव ड्यूरिंग ब्रेक। तो ब्रेक के दौरान कॉलेज का जो कैंटीन होता है वो बहुत ही बिजी प्लेस होता है, बहुत ही व्यस्त जगह होता है। इसका दूसरा एग्जांपल, द पार्लियामेंट ड्यूरिंग बजट सेशन इज लाइक अ बी हाइव ऑफ एक्टिविटी।
बजट सेशन के दौरान पार्लियामेंट क्या होता है, एक बी हाइव होता है, यानी बहुत चहल पहल वाली जगह होती है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ईडीएम की तरफ। तो अगला ईडीएम है हमारा आज का, अ बुल इन अ चाइना शॉप। अ बुल इन अ चाइना शॉप का मतलब होता है क्लमशी पर्सन कॉजिंग डैमेज, यानी एक ऐसा अनाड़ी व्यक्ति जो नुकसान करता है, उसे हम कहते हैं अ बुल इन अ चाइना शॉप। इसका ओरिजिन क्या है, ये बुल क्या है, अगर ये चाइनीज क्रॉकरी शॉप में, क्रॉकरी शॉप यानी जहाँ कप वप ये सारी चीजें मिलती है, उसमें घुसेगा तो क्या करेगा, ये सारा तोड़ फोड़ करके रख देगा। तो अब बुल इन अ चाइना शॉप का मतलब क्या होता है, बुल एंटर्स चाइना क्रॉकरी शॉप, कहने का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अनाड़ी है, जिसको इतनी सारी चीजें नहीं पती है, वो क्या करता है, सारा का सारा जा करके तोड़ फोड़ देता है। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। रमेश इज लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप इन केमिस्ट्री लैब, यानी रमेश जब केमिस्ट्री लैब में जाता है तो वो कैसा हो जाता है, अब बुल इन अ चाइना शॉप, यानी अनाड़ी व्यक्ति की तरह जो बहुत ज्यादा नुकसान करता है, इधर से उधर बहुत सारी चीजें उलटता पलटता रहता है। अब हम देखते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल। अनप्लान्ड पॉलिसी इन इकोनॉमी कैन बी अ बुल इन अ चाइना शॉप, यानी इकोनॉमी के अंदर जो अनप्लान्ड पॉलिसीज होती है, यानी जो बिना प्लानिंग के पॉलिसीज लाई गई हैं, वो कैसी साबित होती है, अनाड़ी व्यक्ति की तरह, यानी नुकसान करने वाले की तरह, यानी ऐसा जो पॉलिसी नुकसान करता है इकोनॉमी को। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ईडीएम की तरफ। तो अगला ईडीएम है आज का हमारा, अलेम एक्सक्यूज। लेम एक्सक्यूज का मतलब होता है वीक और अनकन्विंसिंग एक्सक्यूज, यानी कमजोर बहाना। जैसे कि आप सभी ने अपने स्कूल में बहाना बनाया ही होगा, जब टीचर काम देती थी और घर पे आके तुम लोग काम नहीं करके ले जाते थे, तो स्कूल में जाके क्या बोलते थे, मेरे कुत्ते ने होमवर्क खा लिया, या मैम बारिश में भीग गया। तो वो क्या, एक लेम एक्सक्यूज है, यानी कमजोर बहाना है। तो इसका ओरिजिन क्या है, लेम पर्सन। लेम पर्सन का मतलब क्या होता है, ऐसा पर्सन जो चल नहीं पाता है। तो जो चल नहीं पाता है, इसका मतलब जो एक्सक्यूज है वो भी चल नहीं पाएगा। तो चल नहीं पाएगा, इसका मतलब कैसा बहाना है, वो बहुत ही कमजोर बहाना है। तो बहाना जब कमजोर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अलेम एक्सक्यूज। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। डॉग एट माई होमवर्क, लेम एक्सक्यूज, यानी कुत्ते ने मेरा होमवर्क खा लिया, ये कैसा एक्सक्यूज है, बहुत ही कमजोर और बहुत ही बेतुका बहाना है। अब हम देखते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल। पॉलिटिशियन ऑफन गिव लेम एक्सक्यूजेस फॉर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, जब महंगाई बढ़ती है तो पॉलिटिशियंस कैसा बहाना देते हैं, बहुत ही कमजोर और बहुत ही वाहियात बहाना देते हैं इन्फ्लेशन का, कि लोग खरीद रहे हैं, ये है हो रहा है, वो हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। तो ये था क्या, अलेम एक्सक्यूज, जिसका मतलब होता है कमजोर बहाना। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ईडीएम की तरफ। तो अगला ईडीएम है अडाइम अ डजन। अडाइम अ डजन का मतलब होता है वेरी कॉमन चीप, यानी जो बहुत आम हो, जो बहुत सस्ता हो, उसे हम कहते हैं अडाइम अ डजन। इसका ओरिजिन क्या है, तो यूएसए में पुराने जमाने में क्या होता था, 1 डजन एग्स, यानी 1 दर्जन अंडा 1 डाइम में मिल जाता है। 1 डाइम यानी कि 10 सेंट्स। डाइम को हिंदी में कौड़ी कहते हैं, यानी एक कौड़ी में, यानी 1 डाइम के अंदर 1 दर्जन मिल गई। इसका मतलब क्या, बहुत सस्ता है, बहुत आम है। तो इसीलिए अ डाइम अ डजन का मतलब क्या होता है, बहुत ही आम, बहुत ही सस्ता। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एक्सक्यूजेज ड्यूरिंग एग्जाम्स आर अ डाइम अ डजन, यानी परीक्षा के दौरान जो एक्सक्यूजेज देते हैं वो क्या होता है, बहुत ही आम होता है, बहुत ही घिसा पिटा होता है। अब हम देखते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इन दिल्ली आर अ डाइम अ डजन, यानी दिल्ली के अंदर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो क्या, बहुत ही आम बात है, बहुत ही सस्ते हैं, कुछ हाई प्रोफाइल कोचिंग्स की बात छोड़ करके। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ईडीएम की तरफ। तो अगला ईडीएम क्या है, अ डॉग्स लाइफ। अ डॉग्स लाइफ का मतलब होता है मिजरेबल लाइफ, यानी बहुत ही दुखद जीवन, जो बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति होती है, उसे हम कहते हैं अ डॉग्स लाइफ। इसका ओरिजिन क्या है, पुराने जमाने में डॉग्स को बहुत ही बैडली ट्रीट किया जाता था, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इन कुत्तों को कितना बैडली ट्रीट किया गया है, कैद करके रखा गया है। इस डॉग को देखेंगे तो बहुत ज्यादा हड्डियां दिख रही है, तो इनका जीवन बहुत ज्यादा कठिन होता था। तो यहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ अ डॉग्स लाइफ। तो अ डॉग्स का लाइफ का मतलब दयनीय स्थिति, दुखी जीवन। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। माई फ्रेंड लीड्स अ डॉग्स लाइफ ड्यू टू जॉब प्रेशर। तो जॉब के प्रेशर के कारण मेरे दोस्त को कैसा जीवन जीना पड़ रहा है, बहुत ही दुखी जीवन जीना पड़ रहा है, बहुत ही दयनीय जीवन जीना पड़ रहा है। अब हम देखते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल। फार्मर्स ड्यूरिंग ड्रॉट ऑफन लीव अ डॉग्स लाइफ, यानी सूखे के दौरान किसानों को क्या करना पड़ता है, बहुत ही दयनीय, बहुत ही दुखी जीवन जीना पड़ता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ईडीएम की तरफ। तो अगला ईडीएम है हमारा आज का, अ डैम्प स्क्विब। अ डैम्प स्क्विब का मतलब होता है डिसअपॉइंटिंग इवेंट, यानी फीका पड़ना। हमने एक्सपेक्ट किया था बहुत ज्यादा, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा फीका हो गया, यानी हमें वो चीजें एक्सपेक्टेशन से बहुत कम मिली, उसे हम कहते हैं अ डैम्प स्क्विब।
इसका ओरिजिन क्या है? डैम्प का मतलब होता है गीला और स्क्विप का मतलब होता है पटाखा। तो ऑब्वियसली जब पटाखा गीला हो जाएगा तो क्या वो फटेगा? नहीं। तो आपको क्या हाथ लगेगा? निराशा हाथ लगेगी। तो और डैम्प स्क्विप का मतलब होता है फीका पड़ना। इसका एग्जांपल देखेंगे, आईपीएल फाइनल वॉज्ड बाय रेन डैम्प स्क्विप, यानी बारिश के कारण आईपीएल का फाइनल धुल गया तो वो क्या हो जाएगा? निराशाजनक इवेंट हो जाएगा, यानी डैम्प स्क्विप हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल, द मीटिंग बिटवीन ट्रम्प एंड पुतिन एंडेड एज अ डैम्प स्क्विप विदाउट एनी एग्रीमेंट। तो ट्रम्प और पुतिन के बीच में जो अभी मीटिंग हुई है 15 अगस्त को, वो एक फीका डिसअपॉइंटिंग इवेंट के रूप में खत्म हुआ क्योंकि उसमें कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ। अगले पर जाने से पहले अहम रिक्वेस्ट, ये सारी पीडीएफ और वीडियो को मैं खुद ही लेट नाइट तक जग के बनाता हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है बिकॉज ये सारे काम मैं अपने फ़ोन पर ही करता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा स्लो है। इस वीडियो को एक्सपोर्ट होने में 2.5 घंटे लगते हैं। सो इफ़ यू कैन डू एनीथिंग फॉर दिस, डू दिस एंड एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू। तो अगला आइडिया है हमारा स्टोन्स थ्रो अवे। और स्टोन्स थ्रो अवे का मतलब होता है वेरी नियर, बहुत पास और बहुत नजदीक को हम क्या कहते हैं? स्टोन्स थ्रो अवे। इसका ओरिजिन क्या है? तो डिस्टेंस के मामले में जब हम कोई पत्थर फेंकते हैं तो कितना दूर जाता है? ज्यादा दूर नहीं जाता है। तो स्टोन्स थ्रो अवे का मतलब होता है इतने पास कि पत्थर फेंक कर पहुंच जाओ, यानी तुम्हें इतने पास जाना है कि यहाँ से पत्थर फेंका मैंने और जहाँ पे पत्थर गिरा वहीं जाकर के तुम्हें खड़े हो जाना। तो ये दूरी क्या है? बहुत ही पास में। तो स्टोन्स थ्रो अवे का मतलब होता है बहुत ही पास और नजदीक। इसका एग्जांपल देखते हैं हम, लाइब्रेरी जस्ट स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम हॉस्टल। हॉस्टल से लाइब्रेरी की दूरी कितनी है? बहुत पास है, एक पत्थर की दूरी पर ही है। दूसरा एग्जांपल, रेड फोर्ट इज अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम चांदनी चौक। चांदनी चौक से एक पत्थर की दूरी पे, यानी बहुत पास में ही क्या है? लाल किला है। तो ये था हमारा ये वाला इडियम। अगला इडियम अब हम देखते हैं। तो अगला इडियम है अ पेनिलॉप्स वेव। अ पेनिलॉप्स वेव का मतलब होता है नेवर एंडिंग वर्क, यानी जो अधूरा खींचता हुआ काम है जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है उसे हम कहते हैं अ पेनिलॉप्स वेव, जैसा कि जीएस का सिलेबस। अब हम देखते हैं इसका ओरिजिन। तो ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर पेनिलोप नाम की एक महारानी हुआ करती थी। उनका ब्याह जिससे होने वाला था उनका नाम था ओडिसस, बट वो 20 सालों तक किसी युद्ध में ही रह गए। तो ओडिसस 20 सालों तक युद्ध में रह रहे थे जिसके कारण बहुत सारे इनके लवर यानी अगल बगल के जो राजा थे इनके ऊपर प्रेशर बनाने लगे कि मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। तो पेनिलोप ने बोला कि देखिए मैं आपसे शादी कर लूंगी बट ओडिसस के जो पिता उनके लिए मुझे कफन सिलना है। तो वो क्या करती है, दिन में डेली का डेली कफन सिलती, लेकिन रात को वो खुद ही खोल देती। इससे उनका काम क्या होता? कभी खत्म ही नहीं होता। तो पेनिलोप बुनती रहती थी कपड़ा और खोल देती थी। तो उनका जो काम था वो कैसा था? एंडलेस वर्क। तो यहां से पेनिलोप्स वेव का मतलब क्या है? नेवर एंडिंग वर्क, यानी कि ऐसा काम जो कभी खत्म ही ना हो। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल, प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी फील्स लाइक पेनिलोप्स वेव, यानी एसएससी की तैयारी करना बिल्कुल वैसा है जैसे कि कोई काम खत्म ही नहीं हो रहा है, नेवर एंडिंग वर्क है। अब हम देखते हैं इसका दूसरा एग्जांपल, पॉवर्टी इरेडिकेशन इज लाइक अ पेनिलोप्स वेव फॉर गवर्नमेंट्स, यानी गरीबी को हटाना। इरेडिकेशन का मतलब क्या होता है? हटाना। गरीबी को हटाना गवर्नमेंट के लिए क्या है? एक नेवर एंडिंग वर्क होता जा रहा है जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट सच्चे दिल से काम ही नहीं कर रही है। तो अगला आइडिया में आज का हमारा बी इन द रेड। बी इन द रेड का मतलब इन डेट, इन फाइनेंशियल लॉस, यानी जो कर्ज में हो, जो घाटे में हो, उसे हम कहते हैं बी इन द रेड। इसका ओरिजिन और ट्रिक क्या है? अकाउंट बुक्स के अंदर रेड इंक से हम क्या लिखते हैं? लॉस लिखते हैं, यानी घाटा लिखते हैं। जब भी रेड इंक से लिखा जाता था तो क्या लिखते हैं? घाटा दिखाया जाता था। तो बी इन द रेड का मतलब क्या होता है? कर्ज में या घाटे में। इसका एग्जाम्पल, मैनी स्टूडेंट्स आर इन द रेड ड्यू टू एजुकेशन लोन्स, यानी बहुत सारे छात्रों के ऊपर क्या एजुकेशन लोन है जिसके कारण क्या वो घाटे में, यानी बी इन द रेड है। इसका दूसरा एग्जांपल, एयर इंडिया यूज्ड टू बी इन द रेड बिफोर प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन से पहले एयर इंडिया क्या थी? घाटे में थी, यानी बी इन द रेड थी। तो अगला आइडिया में आज का हमारा बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब होता है स्टार्टिंग अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी फिर से शुरू करना, उसे हम कहते हैं बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। इसका ओरिजिन क्या है? तो जब कोई इंजीनियर या कोई भी आदमी जब डिज़ाइन बनाता है तो पहले डिज़ाइन बनाता है, अगर वो डिज़ाइन फेल हो जाए
तो दोबारा से वो ड्राइंग बोर्ड पे वापस चला जाता है। तो डिज़ाइन होता है फेल, तो वो क्या, गो बैक टू ड्राइंग बोर्ड, यानी नया प्लान बनाना दोबारा शुरू से शुरू कर देता है। तो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब होता है फिर से शुरू करना। इसका एग्जांपल देखेंगे, आफ्टर फेलिंग इन एसएससी सीजीएल वंस आई वेंट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। यानी एसएससी सीजीएल में एक बार फेल होने के बाद मैं कहाँ गया, दोबारा शुरू से शुरू किया। इसका दूसरा एग्जांपल, इंडियाज स्पेस साइंटिस्ट वेंट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड आफ्टर चंद्रयान 2 फेलियर। यानी चंद्रयान 2 के फेलियर के बाद जो भारत के साइंटिस्ट थे उन लोगों ने क्या किया, दोबारा शुरू से शुरुआत किया। तो ये था बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ईडीएम की तरफ। तो अगला ईडीएम है हमारा बॉल इज इन योर कोर्ट। बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब था योर टर्न टू एक्ट। यानी जब हमारी बारी यानी तुम्हारी बारी हो जाए तो उसको हम कहते हैं बॉल इज इन योर कोर्ट, यानी फैसला अब तुम्हारे हाथ में है, यानी जिम्मेदारियां सब क्या है, अब तुम्हारे हाथ में। इसका ओरिजिन क्या है, तो टेनिस के अंदर जब बॉल हमारे कोर्ट में आती है, जब हमारे कोर्ट के एरिया वाले में आती है, तो जो प्लेयर इस साइड है उसकी बारी होती है चलने की, तो अब उसकी बारी है। तो बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब क्या होता है, तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें फैसला लेना है। इसका एग्जाम्पल, आई हैव डन माई पार्ट, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। यानी मैंने अपना हिस्सा तो काम कर लिया, मैंने आपको इडियम पढ़ा दिया, अब आप लोग का काम है, क्या काम है आपको पता है। तो नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। इसका दूसरा एग्जाम्पल, इंडिया गेव प्रपोजल, नाउ बॉल इज इन द पाकिस्तान कोर्ट। यानी इंडिया ने क्या कर दिया, प्रपोजल दे दिया शांति प्रस्ताव के लिए, अब पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, पाकिस्तान की बारी है। तो ये था हमारा ये वाला इडियम। अगला इडियम हम देखते हैं। अगला इडियम है हमारा बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर का मतलब होता है पीपल ऑफ सेम टाइम, यानी एक ही जैसे लोग जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। इसका ओरिजिन क्या है, बर्ड्स विद द सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर। यानी जो एक ही जैसे पंखों वाले फीदर वाले जो पक्षियां होती है वो क्या रहती है, एक साथ रहती है। तो बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर का मतलब एक जैसे लोग जो एक ही जैसे हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, रमेश एंड सुरेश आर बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। यानी रमेश और सुरेश क्या है, एक ही जैसे लोग हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब हम देखते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल, करप्ट लीडर्स आर बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। जितने भी भ्रष्टाचारी नेता है वो सब क्या है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही जैसे लोग हैं, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर है। वैसे इंडिया के तो सारे लीडर करप्ट हैं। अगला इडियम देखते हैं हम। अगला इडियम क्या है, बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है अवॉइड द मेन पॉइंट, यानी घुमा फिरा कर बात करना, मेन मुद्दे पे आना ही नहीं, उसे हम कहते हैं बीट अराउंड द बुश। इसका ओरिजिन क्या है, हंटर्स बीट अराउंड द बुश फॉर एनिमल्स। तो पुराने जमाने में आज भी जब कोई हंटर जाता है, शिकारी, तो वो झाड़ियों के पीछे छुप करके क्या करता है, शिकार करता है। तो सीधे मुद्दे पे नहीं आता, वो क्या करता है, छुप के घुमा फिरा करके शिकार करता है, सीधे नहीं पकड़ते हैं। तो बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है, घुमा फिरा कर बात करना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, डोंट बीट अराउंड द बुश, कम टू द पॉइंट। यानी एक मित्र अपने मित्र से क्या कह रहा है कि बात घुमाओ फिराओ नहीं, ज्यादा सीधे मुद्दे पर आओ, यानी टू द पॉइंट पर आओ। दूसरा एग्जाम्पल, लीडर्स बीट अराउंड द बुश ऑन ब्लैक मनी इशू। यानी लीडर्स ब्लैक मनी यानी काले धन के इशू पर क्या करते हैं, हमेशा बात को घुमाते फिराते रहते हैं, कुछ सच बताते ही नहीं है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम है कैच रेड हैंडेड। कैच रेड हैंडेड का मतलब होता है कॉट इन द एक्ट ऑफ क्राइम, यानी रंगे हाथों पकड़े जाना। यानी जब वो क्राइम कर रहा है, जब वो काम कर रहा है उसी समय पकड़े जाना, तो उसे कहते हैं कैच रेड हैंडेड। इसका ओरिजिन क्या है, पुराने लॉ में जब कोई क्रिमिनल रेड ब्लड से पाया जाता था, यानी उसके हाथ में ब्लड लगा है, तो उसको सीधे मान लेते थे क्या कि वही क्रिमिनल है, तो डायरेक्टली पकड़ा गया। तो कैच रेड हैंडेड का मतलब क्या होता है, रंगे हाथों पकड़े जाना। इसका एग्जांपल देखते हैं, ही वाज कॉट रेड हैंडेड व्हाइल कॉपिंग। यानी किसी में से नकल कर रहा था वो, और नकल करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। दूसरा, पुलिस कॉट द थीव्स रेड हैंडेड ड्यूरिंग रॉबरी। यानी चोरी करते समय पुलिस ने किसको पकड़ा, रंगे हाथों पकड़ लिया चोरों को। तो ये था हमारा ये वाला इडियम। अब हम बढ़ते हैं अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम है चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड का मतलब होता है कोवर्ड और फियरफुल, यानी जो डरपोक होता है, जो बहुत ही दिल से कमजोर होता है, उसे हम कहते हैं चिकन हार्टेड। तो इसका ओरिजिन क्या है, जो चिकन होती है, चिकन का जो दिल होता है, और चिकन जो होती है वो बहुत आसानी से डर जाती है, चिकन का दिल बहुत कमजोर होता है। तो चिकन जो होती है आसानी से डर जाती है, इसीलिए चिकन हार्टेड का मतलब डरपोक यानी वीक हार्टेड।
इसका एग्जाम्पल, डोंट बी द चिकन हार्टेड ड्यूरिंग इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू के दौरान तुम्हें डरना नहीं है, चिकन हार्टेड नहीं होना है। दूसरा, अपीजमेंट पॉलिसी लीडर्स वर चिकन हार्टेड इन हिस्ट्री। अपीजमेंट पॉलिसी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए अभी यूएसए यानी कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दे, बट इंडिया नहीं कर रहा। लेकिन अगर इंडिया यूएसए यानी जो ज़्यादा पावरफुल कंट्री है, अगर इंडिया उसके इन्फ्लुएंस में आकर के अपनी पॉलिसी उस कंट्री के अनुसार बनाने लगे, तो ऐसी पॉलिसी को हम कहते हैं अपीजमेंट पॉलिसी। तो अपीजमेंट पॉलिसी का मतलब होता है ज़्यादा पावरफुल नेशन को अनुसार अपने देश की पॉलिसी बनाना ताकि वो हमसे नाराज ना हो। तो अपीजमेंट पॉलिसी लीडर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? चिकन हार्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा डरपोक होते हैं। तो अपीजमेंट पॉलिसी बनाने वाले जितने भी लीडर्स हैं हिस्ट्री में, वो सब क्या है? चिकन हार्टेड है, डरपोक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, यानी वेरी एक्सपेंसिव, यानी बहुत महंगा जो होता है उसे हम कहते हैं कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। इसका ओरिजिन क्या है? तो पुराने जमाने में जो पेंटिंग होती थी उसको बॉडी पार्ट्स के अनुसार कॉस्ट किया जाता था। जैसे इस पेंटिंग की कीमत क्या? पूरा एक हाथ। जैसे कि आपने ताजमहल के बारे में भी स्टोरी सुना होगा कि ताजमहल बनवाने के बाद शाहजहां ने क्या किया था? उनके हाथ कटवा दिए थे। तो वो क्या? कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, यानी बहुत महंगा। तो कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग का मतलब क्या होता है? बहुत महंगा। इसका दूसरा ओरिजिन भी है कि वर्ल्ड वॉर में जब कोई सिपाही लड़ के जाता था तो उसके हाथ और पैर चले जाते थे युद्ध में, तो वो क्या था? बहुत ज़्यादा महंगा होता था। तो कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग का मतलब बहुत ही महंगा, वेरी एक्सपेंसिव। इसका एग्जांपल देखते हैं, दैट न्यू लैपटॉप कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग, यानी वो जो नया लैपटॉप मैंने खरीदा है, मैंने नहीं खरीदा है, मैं तो फ़ोन पे बना रहा हूँ। तो जो नया लैपटॉप मैंने खरीदा वो क्या है? बहुत ही महंगा है, यानी कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग। दूसरा एग्जांपल, वॉर्स ऑफन कॉस्ट अ नेशन एन आर्म एंड अ लेग, यानी एक देश के लिए जो युद्ध होता है वो क्या? बहुत ही महंगा साबित होता है, यानी कि एन आर्म एंड अ लेग साबित होता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम है डाइड इन हार्नेस। डाइड इन हार्नेस का मतलब होता है डाइड वाइल स्टिल वर्किंग, यानी अपना कर्तव्य करते समय मर जाना, ड्यूटी पे मर जाना, उसे हम कहते हैं डाइड इन हार्नेस। इसका ओरिजिन क्या है? तो जो घोड़े के ऊपर ये लगाम लगाया जाता है इसे हम कहते हैं हार्नेस। तो हॉर्स हार्नेस, जब ये घोड़ा पहने रहता है यानी क्या कर रहा है? वो अपना काम किए जा रहा है और उसी समय डाइड हो जाए यानी मर जाए, तो कर्तव्य करते समय ही मर गया। तो डाइड इन हार्नेस का मतलब क्या होता है? कर्तव्य करते समय मर जाना। इसका एग्जाम्पल, द ऑफिसर डाइड इन हार्नेस वाइल ऑन ड्यूटी, यानी ऑफिसर की मृत्यु कब हुई? जब वो ड्यूटी पर था, यानी कर्तव्य करते करते समय मर गया वो। लाल बहादुर शास्त्री डाइड इन हार्नेस सर्विंग द नेशन, यानी लाल बहादुर शास्त्री जब देश की सेवा कर रहे थे यानी अपने कर्तव्य करते समय उनकी मृत्यु हो गई। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम हमारा खत्म। अब है हमारे पास 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन में अभी जिसको आंसर आता है वो कमेंट में तीनों का आंसर दे, वरना 2 मैं करवाऊंगा और एक आप खुद से करेंगे। तो अगर आपको आंसर आ रहा है तो वीडियो पॉज करके आंसर दी। अब हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आंसर दे दिया ना? ठीक है, अब चलो। द फ्रेज बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब क्या होता है? यानी बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब क्या होता है? तो हमने क्या याद किया था कि इसका ओरिजिन क्या है कि जब कोई भी इंजीनियर डिज़ाइन बनाता है और वो डिज़ाइन फेल हो जाता है तो वापस वो क्या होता है? ड्राइंग बोर्ड पे वापस आता है, दोबारा शुरू से शुरू करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? दोबारा शुरू से शुरू करना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू स्टार्ट अगेन आफ्टर फेलियर। दूसरा इडियम क्या? द इडियम कॉट रेड हैंडेड इज जस्ट यूज व्हेन समवन इज। तो कॉट रेड हैंडेड को हमने कैसे याद किया था? रंगे हाथों पकड़े जाना, यानी पुराने जमाने में जब कोई क्राइम करता था और उसके हाथों में रेड ब्लड लगा तो उसको मान लेते थे क्रिमिनल है, यानी रंगे हाथों पकड़े जाना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कॉट इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग, यानी गलत करते समय ही पकड़े जाना। तीसरे का आंसर आप खुद बताएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।